आज हाफ एंट्री का मैं क्लास लूंगा 9 बजे। ठीक है, 9 बजे हाफ एंट्री का फर्स्ट ईयर का मैं क्लास लूंगा, जिसके अंदर चैप्टर 8, 9 और 10 में स्टार्ट करूंगा पहले। तो ये चैप्टर्स थोड़े मुश्किल भी है और आपका लंबा अरसा हो गया आपको पढ़े हुए, तो आपको लिंक में भेज दूंगा, आप अटेंड कर लीजिएगा। इससे दो फायदे होंगे आपको। एक फायदा ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता टेस्ट की डेट अगस्त सितंबर में आ जाती है, तो हमें फर्स्ट ईयर में थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट ईयर हमने फास्ट किया तो ये चैप्टर पहले ही आपके कमजोर है, ऊपर से कमजोर हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है वो इन चैप्टर्स को पहले आराम से सुकून से पढ़ लो, ये आपके पहले भी अच्छे पढ़े हुए नहीं है। और दूसरी बात ये कि अभी आराम से आपके ऊपर कोई इतना प्रेशर नहीं है, बर्डन नहीं है, तो आप ये कर लो। मैं 9 बजे आपको लिंक भेज दूंगा, 8:30 बजे क्लास खत्म होती है, भले आप आराम से जाइएगा, थोड़ा फ्रेश होके 9 बजे जो है वो आप क्लास अटेंड कर लीजिएगा। फिर अगर टाइम ज्यादा होता है तो फिजिकल जैसे हम पढ़ रहे हैं ऐसे ही पढ़ेंगे, तो उसमें आपकी रिवीजन हो जाएगी। फर्स्ट ईयर आपका एक तो पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए ये आपको ये क्लास अटेंड कर लीजिएगा, आपके लिए फायदा होगा इससे। तो ये मैं रोज भेजूंगा, तो आप रोज जो है ये क्लास अटेंड कर लीजिएगा बेटा। देखिए बेटा, इसके अंदर आज हमारा टॉपिक है बेटा, जो देखिए बेटा ट्रांसफार्मर। देखिए बेटा, हमने जैसे बहुत सारे डिवाइसेस जो है वो डिस्कस किए हैं, उसमें हमने रेजिस्टर पढ़ा है बेटा, जिसका काम करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है। हमने कैपेसिटर पढ़ा है बेटा, जिसका काम जो होता है वो चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना होता है बेटा। हमने जनरेटर वगैरह पढ़े, उनका किसी न किसी का कोई ना कोई काम होता है, डिवाइसेस होते हैं। इसी तरह से बेटा जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का काम होता है ईएमएफ को इंक्रीज करना या ईएमएफ को डिक्रीज करना बेटा। तो ऐसा डिवाइस जो ईएमएफ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। एक बात याद रखिएगा कि बेटा ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है बेटा, उसके अंदर करंट इंक्रीज डिक्रीज होता है, लेकिन उसका मकसद नहीं है करंट को इंक्रीज डिक्रीज करना। वो प्रोसेस के मुताबिक करंट इंक्रीज डिक्रीज तो हो जाता है, लेकिन इसका मकसद करंट को इंक्रीज डिक्रीज करना नहीं होता बेटा। ठीक है, तो आप कहोगे बेटा कि अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सी चीजें चेंज होती हैं, करंट, ईएमएफ या दोनों, तो आप कहोगे दोनों चेंज होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, ईएमएफ को चेंज करना, करंट को चेंज करना या दोनों को चेंज करना, तो आप कहोगे इसका मकसद ईएमएफ को चेंज करना है। लेकिन जब वो ईएमएफ को चेंज करता है ना, तो करंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो क्योंकि करंट, ओम्स लॉ कहता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए ये बात माइंड में क्लियर कर लीजिएगा कि इसमें करंट और ईएमएफ दोनों चेंज होते हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होता। इसका मकसद क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ को चेंज करना होता है बेटा। तो आप कहोगे बेटा कि इंक्रीजेज और डिक्रीजेस बेटा, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस अल्टरनेटिंग ईएमएफ बेटा। ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ को इंक्रीज भी करता है और इसको क्या करता है बेटा,
डिक्रीज भी करता है बेटा। ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ को इंक्रीज भी करता है और अल्टरनेटिंग ईएमएफ को डिक्रीज भी करता है। अब इसका बेटा प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल। देखिए बेटा इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है बेटा। देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है ना बेटा, वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है बेटा म्यूचुअल इंडक्शन। अब जब ये इंडक्शन के ऊपर काम करता है बेटा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें इनपुट जो होगा वो एसी होगा, और म्यूचुअल इंडक्शन है तो कम से कम इसमें कॉइल्स 2 होंगी, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन कम से कम कितनी होगी, 2, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन 2 से कम 1 पे तो होगी नहीं, 2 में हो सकती है, 3 में हो सकती है, 4 में हो सकती है। तो ये ईएमएफ को वर्किंग प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन इसका बेटा। ठीक है बेटा। और इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है बेटा, ये बनाया कैसे जाता है, ठीक है, ये बना हुआ कैसे होता है। देखिए बेटा ये म्यूचुअल इंडक्शन है, तो इसमें क्या होता है बेटा, जाहिर सी बात है 2 कॉइल्स होंगी, और वो कॉइल्स किसी फ्रेम के ऊपर बेटा बनी हुई होंगी। तो इसका जो फ्रेम होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसके फ्रेम को हम कहते हैं कोर। इसके फ्रेम को हम कहते हैं बेटा कोर। कोर का मकसद क्या होता है बेटा, कोर का मकसद होता है फ्रेम ऑफ द जो है वो सॉलिनाइड, सॉरी इसका ट्रांसफार्मर बेटा। अब ये बनता कैसे बेटा, इसकी पिक्चर आप देखें, ये इसकी रियल पिक्चर है बेटा, इसकी ये पिक्चर है बेटा, ये ट्रांसफार्मर है बेटा। ये देखें बेटा, ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है बेटा, ये ट्रांसफार्मर होता है बेटा। ठीक है, आप देख सकते हैं बेटा ये क्या होता है बेटा, ये फ्रेम ऑफ द ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, अब ये देखें बेटा, ये इसके अंदर 2 कॉइल्स लगी है। अब एक बात याद रखें बेटा, इसको कोर कहते हैं, फ्रेम को हम क्या कहेंगे बेटा, कोर कहेंगे। ये ऊपर वाली पट्टी फ्रेम की है बेटा, ये ऊपर वाली पट्टी बेटा फ्रेम की है। और ये जो कोर होती है ना बेटा, ये कोर हमेशा सॉफ्ट आयरन की होती है बेटा। ये जो कोर होती है, ये जो कोर है ये होती है सॉफ्ट आयरन की बेटा, सॉफ्ट आयरन। ठीक है बेटा, ये सॉफ्ट आयरन, या इसको परमेलाय भी कहा जाएगा बेटा, इसको हम कहेंगे परमेलाय बेटा। सॉफ्ट आयरन भी कहते हैं और इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको परमेलाय कहेंगे। क्यों होता है, रीजन आगे डिस्कस करते हैं। पहली बात ये, अब ये एक्चुअल इसका शेप ये होता है बेटा, ये इस तरह से होती है, ये इस तरह से बेटा फ्रेम होता है। जैसे बेटा आपको पता है खिड़की का फ्रेम होता है, दरवाजे का फ्रेम होता है, ये इस तरह से बेटा। और ये कॉइल्स इस बीच वाले इसके आधे में एक फोल्ड की है और आधे में, ये साइड बाय साइड कॉइल्स रखी हुई है बेटा। ठीक है, तो ये साइड बाय साइड का एग्जांपल है। और बीच में बेटा ये जो रेड कलर का प्लास्टिक है, ये एक कॉइल को दूसरी कॉइल से आइसोलेट करता है। ठीक है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे देखें, ये जो बेटा इसकी कोर है ना, ये देखें थिक है, लेकिन लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं। इसमें देखें ये पट्टियां हैं बेटा, ये पतली पतली पट्टियां होती हैं जिनको चपका के ये बनाया गया है। अब ये इतना थिक एक ही लोहे का बन सकता था, लोहे की राडें भी थिक आती है ना बेटा। अब इसको थिक एक ही लोहे की जो है वो प्लेट से नहीं बनाया हुआ। ठीक है, ये पट्टियां होती है और इन पट्टियों का शेप ये होता है ई और आई की तरह बेटा। ये इस तरह से पट्टियां होती है, ये इस तरह से पट्टियां होती है बेटा, ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चिपकाई जाती है बेटा। ये पट्टियां एक दूसरे के ऊपर चिपकाई जाती है, आपको तय नजर आ रही है बेटा, लेयर्स में आपको नजर आएगा कि ये एक दूसरे के ऊपर चिपकाई गई है। और एक पट्टी और दूसरी पट्टी के दरमियान बेटा, ये इस तरह से पट्टियां चिपकाई जाती है ना, ये आपस में एक के दरमियान और दूसरी पट्टी के दरमियान जो होता है बेटा, ये वार्निश का लेयर होता है बेटा। ये इस तरह से बेटा वार्निश का लेयर होता है,
ये जो होता है ना बेटा, इस एक लेयर और दूसरे लेयर के दरमियान बेटा ये वार्निश से चिपकाते हैं। जैसे हम कोई दो पेजेस चिपकाते हैं, गिल्लू से चिपकाते हैं ना, इसमें ये होता है कि एक पट्टी के ऊपर वार्निश का लेयर लगाया जाता है और उसके ऊपर दूसरी पट्टी रखी जाती है। तो इस तरह से ये एक लेयर दूसरे लेयर के दरमियान, इस सॉफ्ट आयरन के एक लेयर और दूसरे लेयर के दरमियान बीच में किसका लेयर होता है? वार्निश का। और वार्निश जो होता है इंसुलेटर होता है। वार्निश आप सबने बेटा देखा है कि ये जो लकड़ी वाला काम नहीं करते कारीगर, इनके पास जैसे गोंद होता है, सिंधी में पान खौर जो, तो ये गोंद जो होता है जिसका पीसेस होते हैं इस तरह शीशे की तरह, जो ट्रांसपेरेंट पीसेस होते हैं उनको गर्म करते हैं, वो पानी की तरह बन जाता है और फिर वो इसके ऊपर फर्नीचर लकड़ी के ऊपर लगाते हैं पॉलिश के तौर पे, और वो जब सूखता है तो जो है वो चमकना शुरू हो जाता है। क्रिकेट जो खेलते हैं उन्होंने देखा है, जब नई बैट लेते हैं तो उसके ऊपर एक चमक लगी होती है, बाल जब लगता है ना तो उसके ऊपर निशान होता है और वो लेयर्स में उखड़ना शुरू हो जाती है उसकी पॉलिश, वो वार्निश है। तो वार्निश जो होता है बेटा ये इस तरह से एक गोंद की तरह चीज है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ी थिक होती है, जब लगाते हैं तो वो लेयर बना लेती है, ठीक है, जैसे शीशे का लेयर बन जाता है ना, इसी तरह शीशे की लेयर की तरह बन जाता है। वार्निश इंसुलेटर है। तो बेटा ये जो इसका फ्रेम होता है ना, वो एक ही थिक आयरन से नहीं बनता, इसके लेयर्स बनाए, क्यों बनाए जाते हैं आगे रीजंस डिस्कस करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास इस तरह से दो कॉइल्स होती है, ये फ्रेम होता है, ये इसके लेयर्स होते हैं, एक लेयर और दूसरे लेयर के दरमियान जो वार्निश का लेयर होता है, और वार्निश का लेयर इंसुलेटर के तौर पे काम करता है बेटा इसके अंदर। अब ये काम कैसे करता है बेटा, इसकी वर्किंग कैसे होती है, कि ये आप इसको कहोगे कि ये काम कैसे करता है बेटा। देखिए बेटा इसके अंदर एक होती है प्राइमरी बेटा, इसके अंदर बेटा ये होती है, एक होती है प्राइमरी कॉइल, ठीक है, और बेटा इसके अंदर इस तरह से दूसरी होती है बेटा सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, प्राइमरी कॉइल को देते हैं एसी बेटा, यहां से इसको देते हैं पावर बेटा, इसको कहते हैं पावर इन, यहां से बेटा इसको पोटेंशियल भी देते हैं और करंट देते हैं, और पावर इन किसके बराबर होता है बेटा, वोल्टेज इन प्राइमरी या ईएमएफ इन प्राइमरी बेटा, ईएमएफ इन प्राइमरी इनटू करंट इन प्राइमरी बेटा। इस प्राइमरी को ईएमएफ भी देते हैं और प्राइमरी को हम क्या देते हैं, करंट भी देते हैं, और वो कौन सा होगा बेटा, इसमें जो इनपुट होता है बेटा वो इनपुट एसी होगा, क्योंकि इंडक्शन करवानी है। अगर यहाँ पे एसी नहीं देंगे तो यहाँ पे इंडक्शन नहीं, डीसी से तो इंडक्शन नहीं होगी, क्योंकि डीसी का जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट फ्लक्स होता है। इंडक्शन कांस्टेंट फ्लक्स नहीं करता, चेंजिंग फ्लक्स करता है बेटा। और यहाँ पे हम लगाते हैं बेटा लोड रेजिस्टेंस बेटा, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस लेते हैं और यहाँ पे हमें मिलता है बेटा आउटपुट, आउटपुट बेटा एसी होता है। इस आउटपुट को आप ले जा सकते हो रेक्टिफायर के अंदर, रेक्टिफायर के अंदर लगा होता है डायोड, डायोड इसको कर देता है डीसी के अंदर। आप आउटपुट के अंदर आपको मिलेगा एसी, आप उसको डीसी कर सकते हैं, जैसे मोबाइल चार्जर होता है, इनपुट आप एसी देते हैं, आउटपुट आपको डीसी मिलता है, ठीक है। तो हो सकता है ये मोबाइल चार्जर जो होता है दोनों काम करता है। ये ट्रांसफार्मर भी है, इनपुट 220 वोल्ट देते हैं, आउटपुट सिर्फ 5 से 6 वोल्ट होता है, और इनपुट एसी देते हैं, आउटपुट क्या होता है डीसी। ये ट्रांसफार्मर कम रेक्टिफायर दोनों होता है बेटा, दोनों काम करता है मोबाइल चार्जर। स्टेबलाइजर सिर्फ ट्रांसफार्मर है, लाइट डिम होती है, ईएमएफ को क्या कर देता है, बढ़ा देता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हर कंपोनेंट के अंदर लगा है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक का ये बोर्ड मेरे पीछे लगा हुआ है इसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है। जिस चीज के अंदर इनपुट एसी होता है ना उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है, लेकिन फैन के अंदर नहीं है, फैन मोटर है,
मोटर डायरेक्ट एसी यूज करता है, इसलिए मोटर के अंदर नहीं होता। अगर छोटा कोई मोटर है तो लगाते हैं, लेकिन इस फैन के अंदर नहीं है। हर वो चीज जिसके अंदर सर्किट होता है, सर्किट का मकसद आपने देखा है, कोई बच्चों की गाड़ी कभी टूटी की पट्टी लगी होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, वो सर्किट कहलाता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर बहुत सारी चीजों के अंदर लगे होते हैं विद सेवरल सेकेंडरी। एक प्राइमरी के अंदर बहुत सारी सेकेंडरी लग सकती है बेटा, तो ये इस तरह से होता है। और आउटपुट के अंदर जो पावर आउट होता है बेटा, पावर आउट होता है बेटा ईएमएफ इन सेकेंडरी इनटू करंट इन सेकेंडरी बेटा, इस तरह से। तो ये इस तरह से काम करता है बेटा कि आप दो कॉइल्स लेते हो, प्राइमरी को इनपुट देते हो और उसकी फ्लक्स चेंज होती है बेटा सेकेंडरी के अंदर। प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी के अंदर चेंज होता है और इस तरह से सेकेंडरी के अंदर क्या हो जाती है बेटा, इंडक्शन हो जाती है। और सेकेंडरी के अंदर क्या इंड्यूस हो जाता है बेटा, ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू द फेराडेज लॉ, इन दोनों कॉइल्स के अंदर जो इंडक्शन होती है, तो ईएमएफ इन प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बेटा, क्योंकि ये दोनों के अंदर फ्लक्स चेंज होता है। और ईएमएफ इन सेकेंडरी बेटा इज इक्वल टू माइनस एन एस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी बेटा। तो ईएमएफ इन प्राइमरी अपॉन ईएमएफ इन सेकेंडरी माइनस एन पी डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाय माइनस एन एस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी बेटा। इस तरह से माइनस माइनस में ईएमएफ इन प्राइमरी, ईएमएफ इन सेकेंडरी बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बेटा, ये आ जाएगा फार्मूला इसका। ये फार्मूला कहता है कि EMF in primary is directly proportional to the number of primary, EMF in secondary directly proportional। इसका मकसद है कि अगर आप दो कॉइल्स के अंदर, जैसे इसमें देखिए बेटा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है और थिक भी है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा भी और थिन भी है। इसका मतलब है कि अगर आप इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करो तो ईएमएफ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ईएमएफ को चेंज आप किस तरीके से करते हो, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। ये फार्मूला कहता है अगर आपने ईएमएफ बढ़ानी है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दे, ईएमएफ कम करनी है नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दे। तो आप क्या कहोगे बेटा कि ईएमएफ is increased or decreased, EMF is increased or decreased by increasing or decreasing number ऑफ टर्न्स बेटा। नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज या डिक्रीज करने से आप कर सकते हैं। इसका मतलब है फिर तो हम दो बना सकते हैं इस तरह से। इसकी बुनियाद पे आप टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर करते हो बेटा, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर करते हैं बेटा। एक जो होता है बेटा उसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर बेटा। एक हमारे पास हो सकता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसका मकसद है, स्टेप अप का मकसद है कि हमें आउटपुट में ईएमएफ ज्यादा चाहिए। स्टेप अप मींस बढ़ाने वाला, जो ईएमएफ को क्या करता है बेटा, जो ईएमएफ को बढ़ाता है, ये क्या करता है बेटा, ये इंक्रीजेस ईएमएफ बेटा, ये ईएमएफ को इंक्रीज करता है। अब इंक्रीज कैसे करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स। इसका मकसद है सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो तो ईएमएफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मींस आप कहोगे ईएमएफ इन सेकेंडरी ग्रेटर देन ईएमएफ इन प्राइमरी, तो नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्राइमरी, लेकिन करंट इन सेकेंडरी लेस देन बन जाएगा करंट इन प्राइमरी। अब इसको समझे ध्यान से, ये आ गया आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर बेटा।
जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है बेटा, उसकी प्राइमरी कॉइल को थिक बनाया जाता है। क्यों, इसका रीजन आगे आता है बेटा, थोड़ा सब्र करें, रीजन आगे आ जाएगा बेटा। ये हमारे पास जो बनता है बेटा, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है बेटा, ये इस तरह से बनता है। प्राइमरी थिक होती है, सेकेंडरी क्या होती है, थिन होती है। ध्यान में रखिएगा, रीजन आगे डिस्कस करेंगे। इनपुट हम देंगे एसी बेटा, ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे बेटा लोड रेजिस्टेंस RL, इस तरह लेंगे बेटा, ठीक। अब देखें, स्टेप अप बढ़ाने वाला मींस प्राइमरी के अंदर कम। अगर सपोज करें पावर इन यहां पे देंगे और पावर आउट यहां पे लेंगे। सपोज करें मैं देता 110 वोल्ट और मैं लेता 220 वोल्ट, ये होता है स्टेप अप। अब यहाँ पे एक मसला आता है, 110 का मकसद है 110 जूल पर कूलम, 220 का क्या मकसद होता है, 220 जूल पर कूलम। इसका मकसद है इनपुट में हर कूलम को आपने 110 जूल दी, आउटपुट में हर कूलम को आपने 220 जूल ली, ठीक है। इनपुट के अंदर 110 जूल दी और आउटपुट के अंदर आपने 220 वोल्ट ली, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या होता है कि यहाँ पे इनपुट में सिर्फ पोटेंशियल नहीं होता है, इनपुट में करंट भी होता है। मींस हर एम्पियर के पास 1 एम्पियर के पास प्लस 1 एम्पियर के पास कितनी है, 110 जूल प्लस 110 जूल, 2 एम्पियर के पास 220 जूल है, ठीक है। तो अगर आप कहोगे तो यहां पे आउटपुट के अंदर करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। इनपुट के अंदर करंट 2 एम्पियर होता है, आउटपुट में करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। क्योंकि ये 1 एम्पियर के पास 110 है, दूसरे के पास भी कितना है, 110 है, उन दोनों की एनर्जी मिलके 1 एम्पियर बन गया। तो आउटपुट में करंट क्या हो जाएगा, आउटपुट में करंट कम हो जाएगा। करंट इसलिए कम होता है ताकि जो ईएमएफ बढ़ रही है ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक उसको क्या किया जा सके, बैलेंस किया जा सके। तो इसमें क्या हो जाता है, करंट सेकेंडरी के अंदर कम हो जाता है, प्राइमरी के अंदर बढ़ जाता है। वो इसलिए कि इनपुट की एनर्जी को आउटपुट की एनर्जी के साथ क्या होता है बेटा, तो ये हो जाता है 220 जूल पर कूलम करंट बेटा, इस तरह से। तो आप कहोगे बेटा कि इसके अंदर इफ EMF increases then if EMF increases then करंट डिक्रीजेस। अब आप कहोगे सर फिर ओम्स लॉ का क्या, ओम्स लॉ नहीं था यहाँ पे, एक को दे रहे होते और दूसरे के अंदर ले रहे होते और ओम्स लॉ को घसीट रहे, ऐसे यहाँ पे नहीं आएगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता है कि अगर एक कंडक्टर को यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाते हो तो यहीं पे करंट बढ़ता है, वो यहाँ पे भी होगा। अगर इनपुट यहाँ पे 220 दोगे तो यहाँ पे करंट 4 एम्पियर हो जाएगा, और अगर यहाँ पे आपने 440 लिया तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये अलग एक कहानी होती है, ठीक है, ये एक अलग सिस्टम होता है, ओम्स लॉ को कोई मसला नहीं है यहाँ पे। और दूसरा होता है बेटा यहाँ पे स्टेप, ये अब तो ये होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, डिक्रीजेस ईएमएफ। ये क्या करता है बेटा, ये डिक्रीजेस ईएमएफ बेटा। और इसके अंदर क्या होता है, ये बेटा लेस देन होती है प्राइमरी के, नंबर ऑफ टर्न्स लेस देन नंबर ऑफ प्राइमरी के बेटा, करंट बढ़ जाता है, इस तरह बन जाता है बेटा, ये इस तरह से काम करता है। अगर आप इस तरह से प्राइमरी लो बेटा, प्राइमरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं बेटा, और ये इनपुट होता है बेटा इस तरह से। और सेकेंडरी के अंदर बेटा इसकी सेकेंडरी जो होती है वो थिक होती है,
बेटा जिसके अंदर करंट ज्यादा होता है वो थिक होती है। इसमें प्राइमरी के अंदर करंट ज्यादा है, थिक है। इसमें सेकेंडरी के अंदर करंट ज्यादा है, थिक है। रीजन आगे डिस्कस करेंगे बेटा। तो इसके अंदर क्या हो जाता है बेटा, आप इस तरह से कहोगे बेटा, अगर आप 220 देते हो बेटा, आप देते हो 220 वोल्ट बेटा, और आप यहां पे जो होता है बेटा करंट देते हो 1 एम्पियर, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 110 वोल्ट होगा। 220 का मकसद है 220 जूल पर कूलम, यहाँ पे क्या हो जाएगा 110 जूल पर एनर्जी डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय नहीं हुई। यहाँ पे 1 एम्पियर है, यहाँ पे कितना बन गया, 2 एम्पियर बन गया। करंट कितना बन गया बेटा, 2 एम्पियर। मीन्स 220 है, 1 एम्पियर के पास है, वो उसने टूट के 2 एम्पियर बना दिया। 110 एक को मिल गई और 110 दूसरे को। तो देखिए करंट इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, लेकिन इसका काम तो नहीं करंट को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए हमारे पास इंडक्टर भी होता है, हमारे पास रेजिस्टर भी होता है, हमारे पास कैपेसिटर भी होता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये नहीं करते इसको, ये चेंज हो जाता है, यहाँ पे ये चेंज होता है करंट, लेकिन इसका कतई मकसद नहीं है कि ये इस काम के लिए होता है। ये इसका काम ईएमएफ को इंक्रीज डिक्रीज करना होता है बेटा। अब इसके बाद जो आखिरी चीज है इसकी होती है इफिशियंसी बेटा। इफिशियंसी होती है बेटा पावर आउट अपॉन पावर इन बेटा। ईएमएफ सेकेंडरी, करंट सेकेंडरी, ईएमएफ प्राइमरी, करंट प्राइमरी बेटा। तो आप कहोगे बेटा कि इफिशियंसी होती है बेटा सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, इस तरह से इफिशियंसी आप निकाल सकते हैं बेटा। या आप इस तरह से कह सकते हैं पावर आउट अपॉन पावर इन बेटा। और जो आइडियल होता है बेटा, फॉर आइडियल, आइडियल का मकसद है इनपुट और आउटपुट बराबर हो। ऐसा हो नहीं सकता, आइडियल है बेटा। आइडियल के अंदर पावर इन इज इक्वल टू पावर आउट, ठीक है। तो इफिशियंसी क्या होगी बेटा उसकी 1, या इफिशियंसी 100% होगी, ठीक है। तो जो बेटा 100% इफिशियंट होगा, प्रैक्टिकली नहीं होगा। प्रैक्टिकली जो होता है, प्रैक्टिकली इफिशियंसी कितनी है बेटा, प्रैक्टिकली इफिशियंसी इज इक्वल टू 95% टू 99% होती है। प्रैक्टिकली ये होता है। लेकिन अगर ये आइडियल होता है बेटा, आइडियल होता है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, इज इक्वल टू सेकेंडरी आई सेकेंडरी प्राइमरी आई एस। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। मीन्स सेकेंडरी के अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेकेंडरी से, और प्राइमरी के अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल करंट प्राइमरी से। ओम्स लॉ कहता है, डायरेक्ट है सर ये क्वेश्चन तो आ जाने आने के सर, वो एक तो अंग्रेजी नहीं आती तो नहीं लिखे, पता नहीं क्या क्या लिखते हो, पता नहीं लगता कि बताना क्या है, बोलने वाला क्या बोलता है। हिंदी उर्दू में लिख लिया करें, अपनी जबानें हैं, नहीं आती मेरी तरह तो ज्यादा नहीं झाड़ा जाए, ठीक है। इसलिए नहीं आती तो नहीं आती, बात खत्म, ठीक है। तो अच्छी तरह लिख लिया करें। और ये मैं बता रहा हूं आपको, ये आप मकसद कान खोल के सुने कि ओम्स लॉ को यहाँ पे इश्यू नहीं है। ये आप सर्किल करके सर ओम्स लॉ ओम्स लॉ ओम्स लॉ सुने, वही बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे वॉइस में कह रहा हूँ, वहां पे मैसेज में मैं लिखूंगा कि ओम्स लॉ को मसला ही नहीं है। वहां पे मैं सिर्फ इतना जवाब दूंगा नहीं, अगर दिया भी तो इतना दूंगा कि ओम्स लॉ को कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे समझा रहा हूं, समझ लो कि ओम्स लॉ को प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये 2 कॉइल्स का मसला है, एक में दे रहे हैं और दूसरे में ले रहे हैं। ओम्स लॉ को मसला नहीं। ओम्स लॉ को मसला तब होता जब एक ही कॉइल के अंदर आप ईएमएफ बढ़ाओ और उसके अंदर करंट कम हो। उस सेम अगर प्राइम, जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया ना, प्राइमरी के अंदर मैंने 220 वोल्ट रखा है और करंट कितना रखा 1,
अगर प्राइमरी के अंदर 440 रखोगे तो करंट बढ़ के 2 हो जाएगा। ओम्स लॉ को कोई मसला नहीं है। ओम्स लॉ कहता है इसकी अगर आप ईएमएफ बढ़ाओगे तो इसमें करंट बढ़ेगा, ये नहीं कहता कि इसकी ईएमएफ बढ़ाओगे तो इसमें करंट कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ओम्स लॉ को मसला नहीं है, कॉइल्स का मसला है। ओम्स लॉ के साथ इसका कोई इश्यू नहीं है बेटा, कल डिस्कस करते हैं। अब बेटा 9 बजे आपकी क्लास होगी फर्स्ट ईयर की।